दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस्ड रेपो रेट और उसका इम्पैक्ट हमारे हाउसिंग लोन, कार लोन्स और बाकी लोन्स के ऊपर कैसा रह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे कि हम अपनी ईएमआई को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट में हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारी ईएमआईज हैं वो कम हो सकती हैं। अब क्या बैंक हमारी ईएमआईज को ऑटोमेटिकली कम कर देंगे या हमें अप्लाई करना पड़ेगा? अगर हमारा लोन एमसीएलआर पे है तो क्या करना है? अगर हमारा लोन ईबीएलआर पे है तो क्या करना है? अब ये एमसीएलआर और ईबीएलआर क्या है, इसके बारे में हमने एक पहले 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उसका कुछ पोर्शन इसी वीडियो के बाद मैं आपको अपलोड कर दूंगा, इसी के साथ ही आप उसे भी देख सकते हैं। पहले देख लेते हैं इस मूव के बाद रेपो रेट कट। मोस्ट ऑफ द बैंक्स के जो लोन्स हैं वो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक्ड रहते हैं और वो एक्सटर्नल बेंचमार्क रहता है रेपो रेट। अगर आपका लोन रिपो रेट के साथ लिंक्ड है, जिसे हम कहते हैं ईबीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, अगर आपके बैंक ने रेपो रेट डिसाइड किया हुआ है और आपने ईबीएलआर के ऊपर अपना लोन लिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली रेपो रेट कम होने से आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जितनी भी तरह के लोन हैं, चाहे कार लोन है, चाहे होम लोन है, चाहे आपके बिजनेस लोन है, सभी लोन्स के ऊपर रेट कम हो जाएगा। अगर आपका लोन जो है ईबीएलआर पे नहीं है, एमसीएलआर पे है, तो बैंकों को फिर भी रेट कम करना पड़ेगा, बट दे विल डिसाइड अबाउट इट एंड विद ए लैग दे विल बी डूइंग इट। उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूला के बेस के ऊपर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपना रेट जो है कम करेंगे, या क्योंकि दैट विल डिपेंड कि उनकी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग क्या आ रही है, तभी वो अपना एमसीएलआर कम करते हैं। तो मीनिंग देयर बाई कि अगर हमारा लोन ईबीएलआर पे है, हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक लेटर डाल सकते हैं अपने बैंक को, अपना ईमेल डाल सकते हैं अगर आपके बैंक का आपके पास ईमेल एड्रेस है। बट अगर नहीं भी डालते हैं तो बैंक्स आर सपोज्ड टू रिड्यूस योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन टर्न योर ईएमआई आल्सो। यस, दिस इज ए इश्यू कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रिड्यूस हो जाएगा, बट कई बारी ईएमआई रिड्यूस नहीं करते हैं। अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन के बेस के ऊपर ईएमआई रिड्यूस करवानी है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रिडक्शन नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन ऑटोमेटिक ईबीएलआर के केस में, ईएमआई ऑटोमेटिक नहीं। अगर आप ईएमआई रिड्यूस कराना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करना पड़ेगा अपने बैंक को। अब इसको फर्दर समझते हैं कि भाई हमें ईएमआई रिड्यूस करवाना है या नहीं करवाना है। आप ऐसे लेके चलिए कि अगर 100 रुपए का आपका लोन है, 10 रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका 110 रुपए आपने वापस करने थे। अब रेट अगर कम हो गया तो आपने 109 रुपए वापस करने हैं। ईएमआई आपकी 10 रुपए है, आपने पहले 110 रुपए ईएमआई के हिसाब से वापस देने थे। अब जो आपकी लास्ट ईएमआई होगी वो 10 रुपए की नहीं होगी, 9 रुपए की हो जाएगी। दैट मीन्स लॉस आपको नहीं है, बट अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आप अपनी ईएमआई रिडक्शन कराना चाहते हैं, तो यस, यू कैन अप्लाई टू योर बैंक कि मेरी ईएमआई रिड्यूस कर दो। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप ईएमआई रिड्यूस नहीं करवाते हैं तो आपके लोन का टेन्योर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि लास्ट 1-2 इंस्टॉलमेंट जो है आपको नहीं देनी पड़ेंगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रिड्यूस हो चुका है और आपने ज्यादा पैसे बैंक को दिए होते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, अगर आपने एमसीएलआर पे लोन है आपका, तो आपने ईबीएलआर पे शिफ्ट करवाना है या नहीं करवाना है? अगर आपका बैंक आज की डेट में ऑप्शन आपको दे रहा है कि एमसीएलआर से ईबीएलआर लोन कन्वर्ट करवा सकते हैं, इवन स्विच ओवर फीस भी अगर कुछ वो लेते हैं आपको दे देनी चाहिए और कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट सिनारियो हम देखने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हमने 2-3 साल पहले जो एमसीएलआर और ईबीएलआर पे जो वीडियो बनाई थी उसके कुछ अंश। थैंक यू फॉर वाचिंग। आरबीआई के मुताबिक अगर हम ईबीएलआर पे शिफ्ट कर लेते हैं तो जो ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट जो है
वो टू द कस्टमर्स वो आसान हो जाता है, चाहे वो लोअर साइड पे हो चाहे हायर साइड पे हो, वो बैंकों को इमीडिएटली उसे बेनिफिट देना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके, क्योंकि बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है अगर हम EBLR का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिंक करते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल बेंचमार्क जो है रिजर्व बैंक का रिपो रेट है और बैंकों को एक क्लियर कट फार्मूला लगा के उसको बेनिफिट जो है कस्टमर्स को देना पड़ता है। वेराज MCLR में इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक ओपेक टाइप ऑफ सिस्टम है जिसमें डिस्क्रिशन लाइज विद द बैंक्स कि वो कितना बेनिफिट कस्टमर्स को दे। तो ये बात तो सही है कि हमें अपना लोन MCLR से EBLR शिफ्ट करवा लेना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि हमें क्यों शिफ्ट करा लेना चाहिए इससे। अगर हमारा होम लोन अकाउंट है, 30 लाख का हमने लोन लिया हुआ है, 20 साल का लोन लिया था, 5 साल हो गए, 15 साल अब अगर बाकी है उसके रिमेनिंग टेन्योर है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें अभी लग रहा है और MCLR से EBLR में शिफ्ट करने से 0.25 का बेनिफिट हमें मिलता है, से 9% से हमें 8.75 हो जाता है, 0.9% का रेट मिल जाता है, तो 0.25 का हमें बेनिफिट मिलता है। दिस वर्क्स आउट टू अबाउट 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट का बेनिफिट ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि बैंक्स स्विच ओवर फीस चार्ज करते हैं, तो स्विच ओवर फीस जैसे स्टेट बैंक के केस में 5,000 रुपया है, जनरली वो वेव भी कर देते हैं। अगर वेव नहीं भी करते हैं तब भी 80,000 का हमें बेनिफिट मिल रहा है और स्विच ओवर फीस 5,000 दे के भी हमें 75,000 का बेनिफिट हमें फिर भी रहता है। एक बड़ी एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 करोड़ का हमने अगर हाउसिंग लोन लिया हुआ है, भाई 0.25 का बेनिफिट अगर मिलता है, हम अगर EBLR में चेंज करते हैं, 15 साल का रिमेनिंग टेन्योर है, 9% पे लिया है MCLR पे, EBLR करते हैं तो 8.75 हो जाएगा, 2,66,000 का हमें बेनिफिट होगा ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि मैंने सिर्फ 0.25% का डिफरेंस लिया है, मैनी केसेस में ये डिफरेंस जो है 1% तक भी हो सकता है, जो हम रेट दे रहे हैं MCLR पे और जो रेट EBLR पे लगेगा। तो ये तो क्लियर है, एग्जाम्पल के साथ भी हमें MCLR से EBLR शिफ्ट कर लेना चाहिए।